हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। कल का जो हमारा टॉपिक था वो बुद्धि था। इस समय हम साइकोलॉजी से पढ़ रहे हैं और साइकोलॉजी जो है सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये इस समय 12th का चल रहा है, तो आगे और 11th से 10th से 9th से हो सकेगा, जितना हो सकेगा उतने बीएससी से, मतलब कि जितने सब्जेक्ट हैं आपकी साइकोलॉजी से उन सबको हम आगे कवर कर लेंगे। तो हमारा लास्ट टॉपिक कल का बुद्धि था। तो बुद्धि से आगे अगर हम बढ़ें तो आज के हमारे बुद्धि के सिद्धांत हैं। तो बुद्धि के सिद्धांत क्या कहते हैं? तो मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के अनेकों सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इन सिद्धांतों को मोटे तौर पर मनोमौतिक, संरचनात्मक, उपागम अथवा सूचना प्रक्रमण उपगाम का प्रतिनिधित्व करने वाले दो समग्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है। मनोमेट्रिक उपगाम या साइकोमेट्रिक अप्रोच को बुद्धि को अनेक प्रकार की योग्यता का एक समुच्चय माना जाता है। यह व्यक्ति द्वारा किए जाने वाला एक निष्पादन को उसकी संज्ञानात्मक योग्यताओं को एक सूचकांक के रूप में व्यक्त करता है। दूसरी ओर सूचना प्रक्रमण उपागम या इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में बौद्धिक तर्कना तथा समस्या समाधान में व्यक्तियों द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं का वर्णन किया जाता है। इस उपागम का प्रमुख केंद्र बिंदु एक बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं पर होता है। बुद्धि की संरचना तथा उसमें अंतर्निहित विभिन्न विमाओं पर अधिक ध्यान न देकर सूचना प्रक्रमण उपागम बुद्धिमत्ता व्यवहारों के अंतर्निहित संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के अध्ययन पर अधिक बल देता है। अब हम इन दो उपागमों के कुछ प्रतिनिधि सिद्धांतों का वर्णन प्रस्तुत करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो हम पहले बता चुके हैं कि बुद्धि के संप्रत्य को मानसिक संक्रियाओं के रूप में औपचारिक बनाने का प्रयास करने वाले अल्फ्रेड बिने प्रथम मनोवैज्ञानिक थे, यानी साइकोलॉजिस्ट थे। बिने के सांस्कृतिक परंपराओं में उपलब्ध अनेक दार्शनिक निबंधों में मिलता है कि बिने द्वारा दिया गया बुद्धि का सिद्धांत बहुत ही सरल प्रकार का है, क्योंकि इस सिद्धांत की उत्पत्ति अधिक बुद्धिमान और कम बुद्धिमान व्यक्तियों की अलग अलग पहचान करने के प्रयासों के अंतर्गत हुई थी। इसलिए बिने ने बुद्धि की योग्यताओं का एक समुच्चय माना है, जिसका उपयोग व्यक्ति के पर्यावरण में स्थिति में किसी एक अथवा समस्त समस्याओं का समाधान करने में किया जा सकता है। उनका सिद्धांत एक बुद्धि एक कारक यानी वन फैक्टर थ्योरी के रूप में जाना जाता है। जब मनोवैज्ञानिकों ने बिने द्वारा निर्मित किए गए बुद्धि परीक्षणों द्वारा व्यक्तियों के से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण प्रारंभ किया तो यह सिद्धांत विवादग्रस्त हो गया। 1927 यानी 1927 में चार्ल्स स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत यानी टू फैक्टर थ्योरी प्रस्तावित किया। यह सिद्धांत कारक विश्लेषण एक ही सांख्यिकी विधि पर आधारित था। उन्होंने प्रदर्शित किया कि बुद्धि के अंतर्गत एक सामान्य कारक या सकारक जिसे हम जी फैक्टर तथा कुछ विशिष्ट वी कारक जिसे हम एस फैक्टर होते हैं। सकारक के अंतर्गत वे सभी मानसिक संक्रियाएं होती हैं जो प्राथमिक हैं और जिनका प्रभाव सभी प्रकार के कार्यों के निष्पादन पर पड़ता है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति में से कारक के साथ कई विशिष्ट योग्यताएं भी होती हैं। इन विशिष्ट योग्यताओं को उन्होंने वी कारक कहा। श्रेष्ठ गायक, वास्तुकार, दार्शनिक, वैज्ञानिक तथा खिलाड़ी आदि सकारक उच्च स्तर के हो सकते हैं, परंतु उनमें विशिष्ट क्षेत्रों में संबंधित विशिष्ट योग्यताएं भी होती हैं जिनमें या जिनके कारण वे अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ हो जाते हैं। स्पीयरमैन के सिद्धांत के बाद लुईस थर्स्टन ने प्राथमिक मानसिकताओं को योग्यता का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज प्रस्तुत किया। इसमें कहा कि बुद्धि के अंतर्गत 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं होती हैं जो एक दूसरे से अपेक्षाकृत स्वतंत्र होकर कार्य करती हैं। ये योग्यताएं वाचिक बोध शब्दों या संप्रत्ययों तथा विचारों के अर्थों को समझना, संख्यात्मक योग्यताएं यानी संख्यात्मक तथा अभिकलनात्मक कार्यों
को गति एवं परिशुद्धता से करने का कौशल। 3 है देशिक संबंध। देशिक संबंध मतलब प्रतिरूपों तथा रचनाओं का मानस प्रत्यक्षीकरण कर लेना। और चौथा है प्रात्यक्षिक गति यानी विस्तृत प्रत्यक्षीकरण करने की गति। 5वां है शब्द प्रवाह यानी शब्दों का प्रवाह तथा नम्रता के साथ उपयोग कर लेना। 6ठा है स्मृति यानी सूचनाओं को पुनः स्मरण में परिशुद्धता तथा 7वां है आगमनात्मक तर्कना यानी दिए गए तथ्यों में सामान्य नियमों को व्युत्पन्न करना। आर्थर जेनसन ने बुद्धि का एक विकास पदानुक्रमिक मॉडल प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने कहा कि योग्यताएं 2 स्तरों यानी प्रथम स्तर तथा द्वितीय स्तर पर कार्य करती हैं। प्रथम स्तर साहचर्यात्मक अधिगम होता है जिसके आगत तथा निर्गत लगभग समान होते हैं। उदाहरण के लिए रटकर किया जाने वाला अधिगम तथा स्मृति। द्वितीय स्तर संज्ञानात्मक क्षमताओं का होता है जिसमें उच्च स्तरीय कौशल होते हैं जो आगत को एक प्रभावी निर्गत में परिवर्तित करते हैं। जेपी गिलफोर्ड ने बुद्धि संरचना मॉडल यानी स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल प्रस्तुत किया जिसमें बौद्धिक विशेषताओं को 3 विमाओं में वर्गीकृत किया गया। संक्रियाएं, विषय वस्तु तथा उत्पाद। संक्रियाओं से तात्पर्य है कि बुद्धि द्वारा किया जाने वाला क्रियाओं से है, ठीक है। इसमें संज्ञान, स्मृति अभिलेखन, स्मृति प्रतिधारण, अपसारी उत्पादन, अभिसारी उत्पादन तथा मूल्यांकन की क्रियाएं होती हैं। विषय वस्तु का संबंध उस सामग्री या सूचना के स्वरूप से होता है जिस पर व्यक्ति को बौद्धिक क्रियाएं करनी होती हैं। इसमें चाक्षुष, श्रवणात्मक, प्रतीकात्मक जैसे अक्षर तथा संख्याएं, अर्थ विषयक जैसे शब्द तथा व्यवहारात्मक व्यक्तियों के व्यवहार, अभिवृत्तियों, आवश्यकता आदि से संबंधित सूचनाएं। उत्पाद का अर्थ उस स्वरूप से होता है जिसमें व्यक्ति सूचनाओं का प्रक्रमण करता है। उत्पादों को इकाई, वर्ग, संबंध, व्यवस्था, रूपांतरण तथा निहितार्थ वर्गीकृत किया जाता है। चूंकि इस वर्गीकरण गिलफोर्ड 1988 यानी 1988 में 6x5x6 वर्ग बनते हैं, इसलिए इस मॉडल को 180 प्रकोष्ठ होते हैं। प्रत्येक प्रकोष्ठ में योग्यता के कम से कम एक कारक में संलग्न होने की प्रत्याशा की जाती है। कुछ प्रकोष्ठ में एक से अधिक कारक भी हो सकते हैं। प्रत्येक कारण वर्णन 3 विमाओं के द्वारा किया जाता है। बुद्धि के उपर्युक्त सिद्धांत मनोमितिक उपगाम या मनोमितिक उपागम द्वारा बुद्धिमत्ता व्यवहारों को समझने के लिए दिए गए सिद्धांतों के प्रतिनिधि सिद्धांत हैं। अब बहुविधि का सिद्धांत क्या है? तो बहुविधि का सिद्धांत हावर्ड गार्डनर द्वारा प्रस्तुत किया गया। उनके अनुसार बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है बल्कि कई भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व होता है। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती है। इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति में किसी एक की बुद्धि की मात्रा अधिक है तो अनिवार्य रूप से इसका संकेत नहीं करता कि उस व्यक्ति में किसी अन्य प्रकार की बुद्धि अधिक होगी, कम होगी या कितनी होगी। गार्डनर ने यह भी बताया कि किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियां आपस में अंतःक्रिया करते हुए साथ कार्य करती हैं। अपने अपने क्षेत्रों में असाधारण योग्यताओं का प्रदर्शन करने वाले अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्तियों को गार्डनर ने अध्ययन किया और इनके आधार पर 8 प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया है। ये निम्नलिखित हैं। 1. भाषागत, भाषा के उत्पादन और उपयोग करने की योग्यता। यह अपने विचारों को प्रकट करने तथा दूसरे व्यक्तियों के विचारों को समझने हेतु प्रवाह तथा नम्रता के साथ भाषा का उपयोग करने की क्षमता है। जिन व्यक्तियों में यह बुद्धि अधिक होती है वे शब्द कुशल होते हैं। ऐसे व्यक्ति शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थों के प्रति संवेदनशील होते हैं, अपने मन में भाषा के बिंबों का निर्माण कर सकते हैं और स्पष्ट तथा परिशुद्ध भाषा का उपयोग करते हैं। लेखकों तथा कवियों में यह बुद्धि अधिक मात्रा की होती है। दूसरा है तार्किक, गणितीय यानी लॉजिकल और मैथमेटिकल। तार्किक तथा आलोचनात्मक चिंतन एवं समस्याओं को हल करने की योग्यता।
इस प्रकार की बुद्धि की अधिक मात्रा रखने वाले व्यक्ति तार्किक तथा आलोचनात्मक चिंतन कर सकते हैं। वे अमूर्त तर्कना कर लेते हैं और गणितीय समस्याओं के हल के लिए प्रतीकों का प्रहसन करते हैं। प्रहसन अच्छी प्रकार से कर लेते हैं। ठीक है। वैज्ञानिकों तथा नोबेल पुरस्कार विजेताओं में इस प्रकार की बुद्धि अधिक पाई जाती है। तीसरा है देशिक यानी स्पैटियल। दृश्य बिंब तथा प्रतिरूप निर्माण को बनाने की योग्यता, यह मानसिक बिंबों को बनाने, उनका उपयोग करने तथा मानसिक धरातल पर परिमार्जन करने की योग्यता है। इस बुद्धि को अधिक मात्रा रखने वाला व्यक्ति सरलता से देशिक सूचनाओं को अपने मस्तिष्क में रख सकता है। विमान चालक, नाविक, मूर्तिकार, चित्रकार, वास्तुकार, आंतरिक साज सज्जा के विशेषज्ञ, शल्य चिकित्सक आदि में इस बुद्धि के अधिक पाए जाने की संभावना होती है। चौथा है संगीतात्मक यानी संगीतात्मक यानी म्यूजिकल। सांगीतिक लय तथा अभिरचनाओं को उत्पन्न तथा प्रहसन करने की योग्यता। सांगीतिक अभिरचनाओं को उत्पन्न करने, उनका सर्जन तथा प्रहसन करने की क्षमता सांगीतिक योग्यता कहलाती है। इस बुद्धि की उच्च रखने वाले लोगों को ध्वनियों, स्पंदनों और ध्वनियों की नई अभिरंजन या अभिरचनाओं के सर्जन प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। शारीरिक गति संवेदी यानी बॉडी काई संपूर्ण शरीर तथा उसके किसी अंग की लोच का उपयोग करने की योग्यता, उसमें सृजनात्मक प्रदर्शित करना। किसी वस्तु अथवा उत्पाद के निर्माण के लिए अथवा मात्र शारीरिक प्रदर्शन के लिए संपूर्ण शरीर अथवा उसके किसी एक अथवा एक से अधिक अंग की लोच तथा पेशीय कौशल की योग्यता शारीरिक गति संवेदी योग्यता कही जाती है। धावकों, नर्तकों, अभिनेताओं, अभिनेत्रियों, खिलाड़ियों, जिम्नास्टों तथा शल्य चिकित्सकों में इस बुद्धि की अधिक मात्रा पाई जाती है। छठा है अंतर्वैयक्तित्व यानी इंटरपर्सनल। दूसरे व्यक्तियों के सूक्ष्म व्यवहारों की जानने की योग्यता। इस योग्यता द्वारा व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों की अभिप्रेरणाओं या उद्देश्यों, भावनाओं तथा व्यवहारों का सही बोध करते हुए उनके साथ मधुर संबंध स्थापित करता है। मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिस्ट या परामर्शदाता, राजनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता तथा धार्मिक नेता आदि में उच्च अंतर्वैयक्तित्व बुद्धि पाए जाने की संभावना होती है यानी इंटरपर्सनल पाए जाने की संभावना होती है। अंतःव्यक्तित्व यानी इंट्रापर्सनल अपनी निजी भावनाओं, अभिप्रेरणाओं तथा इच्छाओं को जानने की योग्यता। इस बुद्धि के अंतर्गत व्यक्ति को अपनी शक्ति तथा कमजोरियों का ज्ञान, उस ज्ञान का दूसरे व्यक्तियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया में उपयोग करने की ऐसी योग्यता सम्मिलित है जिससे वह अनेक व्यक्तियों से प्रभावी संबंध स्थापित करता है। इस बुद्धि की अधिक मात्रा रखने वाले व्यक्ति अपनी अनन्यता या पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थों को समझने में अति संवेदनशील होते हैं। दार्शनिक तथा आध्यात्मिक नेता आदि में इस प्रकार की उच्च बुद्धि देखी जा सकती है। आठवां है प्रकृतिवादी यानी नेचुरलिस्टिक। पर्यावरण के प्राकृतिक पक्ष की विशेषताओं को पहचानने की योग्यता। इस बुद्धि का तात्पर्य प्राकृतिक पर्यावरण से हमारे संबंधों को पूर्ण अभिज्ञता से है। विभिन्न पशु पक्षियों तथा वनस्पतियों के सौंदर्य का बोध करने में, प्राकृतिक पर्यावरण में सूक्ष्म विभेद करने में यह बुद्धि सहायक होती है। शिकारी, किसान, पर्यटक, वनस्पति विज्ञानी, प्राणी विज्ञानी और पक्षी विज्ञानी आदि में प्रकृतिवादी बुद्धि की अधिक मात्रा होती है। बुद्धि का त्रिचाटीय या त्रिचापीय सिद्धांत। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग 1985 ने बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत प्रस्तुत किया। स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि वह योग्यता है जिससे व्यक्ति अपने पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होता है। ये आप देख सकते हैं, ये चार्ट है। अपने तथा
अपने समाज और संस्कृति के उद्देश्यों को प्रतिपूर्ति हेतु पर्यावरण के कुछ पक्षों का चयन करता है, उन्हें परिवर्तित करता है। इस सिद्धांत के अनुसार मूल रूप से 3 प्रकार की होती है: घटकीय, आनुभविक तथा सांदर्भिक। बुद्धि के त्रिचापीय सिद्धांत के तत्व 1.1 चित्र में दर्शाए गए हैं। ये है 1.1। घटकीय बुद्धि। घटकीय या विश्लेषणात्मक बुद्धि द्वारा व्यक्ति किसी समस्या का समाधान करने के लिए प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करता है। इस बुद्धि की अधिक मात्रा रखने वाले लोग विश्लेषणात्मक तथा आलोचनात्मक ढंग से सोचते हैं और विद्यालय में सफलता प्राप्त करते हैं। इस बुद्धि के भी 3 अलग-अलग घटक होते हैं जो अलग-अलग कार्य करते हैं। पहला घटक ज्ञानार्जन से संबंधित होता है, जिसके द्वारा व्यक्ति अधिगम करता है, विभिन्न कार्यों को करने की विधि का ज्ञान प्राप्त करता है। दूसरा घटक अधि या एक उच्च स्तरीय घटक होता है, जिसके द्वारा व्यक्ति योजनाएं बनाता है और उसको क्या करना है और कैसे करना है। तीसरा घटक निष्पादन से संबंधित है। इस बुद्धि द्वारा व्यक्ति किसी कार्य का वास्तव में निष्पादन करता है। आनुभविक बुद्धि यानी एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। आनुभविक या सृजनात्मक बुद्धि वह बुद्धि है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नई समस्या के समाधान हेतु अपने पूर्व अनुभवों का सृजनात्मक रूप से उपयोग करता है। यह बुद्धि सृजनात्मक निष्पादन में प्रदर्शित होती है। इस बुद्धि की उच्च मात्रा रखने वाले लोग विगत अनुभवों को मौलिक रूप से समाकलित करते हैं तथा समस्या के मौलिक समाधान खोजते हुए आविष्कार करते हैं। किसी विशेष स्थिति में वे तुरंत समझ जाते हैं कि कौन सी सूचना अधिक निर्णायक होगी। सांदर्भिक बुद्धि। सांदर्भिक या व्यवहारिक बुद्धि वह बुद्धि है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में आने वाले पर्यावरणीय मांगों से निपटता है। इसे आप व्यवहारिक बुद्धि या व्यावसायिक समझ सकते हैं। इस बुद्धि की अधिक मात्रा रखने वाले व्यक्ति अपने वर्तमान पर्यावरण से शीघ्र अनुकूलित हो जाते हैं या फिर वर्तमान पर्यावरणीय की अपेक्षा अधिक अनुकूल पर्यावरण का चयन कर लेते हैं या फिर अपने आवश्यकताओं के अनुरूप पर्यावरण में वांछित परिवर्तन कर लेते हैं। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सफल होते हैं। स्टर्नबर्ग का त्रिचापीय सिद्धांत बुद्धि को समझने के लिए सूचना प्रक्रमण उपागम के अंतर्गत आने वाले सिद्धांतों का एक प्रतिनिधि सिद्धांत है। बुद्धि की योजना, अवधान, भाव प्रबोधन तथा सहकालिक अनुक्रमिक मॉडल। बुद्धि के इस मॉडल को जेपी दास, जैक नागलिरी तथा किर्बी 1994 में विकसित किया। संक्षेप में यह मॉडल पास यानी प्लानिंग, अटेंशन, सिमुलेशंस एंड सक्सेसिव के नाम से जाना जाता है। इस मॉडल के अनुसार बौद्धिक क्रियाएं अन्योन्याश्रित 3 तंत्रिकीय या स्नायुविक तंत्रों से क्रियाओं द्वारा संपादित होती हैं। इन तीन तंत्रों को मस्तिष्क की 3 प्रकार्यात्मक इकाइयां कहा जाता है। ये 3 इकाइयां क्रमशः भाव प्रबोधन, अवधान, कूट संकेतन या प्रक्रमण और योजना निर्माण का कार्य करती हैं। भाव प्रबोधन, अवधान। भाव प्रबोधन की दशा किसी भी व्यवहार के मूल में होती है क्योंकि यह सही उद्दीपक की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराती है। भाव प्रबोधन तथा अवधान ही व्यक्ति को सूचना का प्रक्रमण करने की योग्य बनाता है। भाव प्रबोधन के इष्टतम स्तर के कारण हमारा ध्यान किसी समस्या के प्रासंगिक पक्षों की ओर आकृष्ट होता है। भाव प्रबोधन का बहुत अधिक अथवा बहुत कम
अवधान को बाधित करता है। उदाहरण के लिए, जब आपके अध्यापक कहते हैं कि अमुक दिन आप सबकी एक परीक्षा ली जाएगी, तो आपका भाव प्रबोधन बढ़ जाता है और आप विशिष्ट अध्यायों पर अधिक ध्यान देने लगते हैं। आप प्रबोधन को आपके ध्यान प्रासंगिक अध्यायों की विषय वस्तुओं को पढ़ने, दोहराने तथा सीखने के लिए अभिप्रेरित करते हैं। सहकालिक तथा अनुक्रमिक प्रक्रमण: आप अपने ज्ञान भंडार में सूचनाओं का समाकलन सहकालिक अथवा अनुक्रमिक रूप से कर सकते हैं। विभिन्न संप्रतियों को समझने के लिए उसमें उनके पारस्परिक संबंधों का परीक्षण करते हुए उनके एक सार्थक प्रतिरूप या समाकलित करने के लिए सहकालिक प्रक्रमण होता है। उदाहरण के लिए, रेवेन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स (RPM) परीक्षण में परीक्षार्थी को एक अपूर्ण अभिकल्प या डिजाइन दिखाया जाता है और उसे दिए गए 6 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनना होता है जिसे अपूर्ण अभिकल्प पूरा हो सके। सहकालिक प्रक्रमण द्वारा दिए गए अमूर्त चित्रों के पारस्परिक संबंधों को समझने में सहायता मिलती है। अनुक्रमिक प्रक्रमण उस समय होता है जब सूचनाओं को एक के बाद एक क्रम से याद रखना होता है, ताकि एक सूचना का पुनः स्मरण ही अपने बाद में सूचनाओं को पुनः स्मरण करा देती है। गिनती सीखना, वर्णमाला सीखना, गुणन सारणियों को सीखना आदि अनुक्रमिक प्रक्रमण के उदाहरण हैं। योजना यानी प्लानिंग: बुद्धि योजना बुद्धि का एक आवश्यक अभिलक्षण है। जब किसी सूचना की प्राप्ति और उसके पश्चात उसका प्रक्रमण हो जाता है तो योजना सक्रिय हो जाती है। योजना के कारण हम क्रियाओं को समस्त संभावित विकल्पों के बारे में सोचने लगते हैं। लक्ष्य को प्राप्त हेतु योजना के कार्यान्वित करते हैं तथा कार्यान्वयन से उत्पन्न परिणामों की प्रभाविता का मूल्यांकन करते हैं। यदि कोई योजना इष्ट फलदायक नहीं होती है तो हम कार्य की स्थिति मांग के अनुरूप में उसमें संशोधन करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपके अध्यापक आपकी परीक्षा लेने वाले हैं तो आपको इसकी योजना बनाते हुए लक्ष्य निर्धारण करना होता है कि आप पढ़ने के लिए एक समय सारणी बना लेते हैं, अध्याय में कोई समस्या आने पर उसका स्पष्टीकरण करते हैं। फिर यदि आपको परीक्षा के लिए एक नियत अध्याय को समझने में कठिनाई आती है तो आप अन्य मार्ग खोजने लगते हैं। संभव है कि आप अपने अध्ययन का समय बढ़ाकर या किसी मित्र के साथ अध्ययन करके अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास करने लगे। उपर्युक्त तीनों पास प्रक्रियाओं औपचारिक रूप से पढ़ने, लिखने तथा प्रयोग करने अथवा पर्यावरण से अनौपचारिक रूप से संकलित ज्ञान के भंडार पर कार्य करती है। इन प्रक्रियाओं का स्वरूप अंतःक्रियात्मक तथा गतिशील होता है। इसके बावजूद इनके अपने स्वतंत्र अस्तित्व तथा विशिष्ट प्रकार होते हैं तथा दास तथा नागलिरी ने एक परीक्षण माला भी विकसित की है जिसे संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली यानी कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम के नाम से जाना जाता है। विद्यालयीय शिक्षा से अप्रभावित मूल संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के मापन के लिए इस परीक्षण माला में वाचिक तथा अवाचिक दोनों ही प्रकार के कृत्य रखे गए हैं। यह परीक्षण माला 5 से 18 वर्ष तक के व्यक्तियों की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का मापन कर सकती है। मापन से प्राप्त परिणामों का उपयोग बच्चों में संज्ञानात्मक न्यूनता तथा उनकी अधिगम संबंधित कठिनाइयों को दूर करने में किया जा सकता है। यह मॉडल बुद्धि के सूचना प्रक्रमण उपागम का प्रतिनिधित्व करता है। फ्रेंड्स, आज तक का वीडियो हमारा यही समाप्त होता है। इसके आगे का वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। इसके आगे का चैप्टर जो है, ये पूरा चैप्टर 2 वीडियो और लगेंगे तो ये समाप्त हो जाएगा। अगर आप जो है जीएस की तैयारी कर रहे हैं, जीएस में बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, तो उन सब्जेक्ट की वीडियो इस तरह पीडीएफ में मिल जाएंगी। आपको पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच देखने के लिए वीडियो।